अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 1। एजाज, जवेरिया, लियाकत एंड ज़ैनब आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, क्लूज आर। क्लू आर यानी कि आपने इन क्लू के मुताबिक आपको इन के बंदों को स्टैंड कराना है या खड़ा करना है। अभी क्या क्या कहता है, क्लू क्या कहता है, जवेरिया इज स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड एजाज। तो जे जो है वो बिहाइंड क्या होगा, एजाज के बाद। उसके बाद ज़ैनब इज नॉट नेक्स्ट टू लियाकत। ज़ैनब इज नॉट नेक्स्ट टू लियाकत, ये याद रखिएगा। लियाकत इज नॉट एट द एंड ऑफ लाइन, यानी कि लियाकत लास्ट में नहीं आएगा, चौथी पोजीशन पे। थर्ड, अभी हमारे पास आखिरी दो जगह बची हैं, ये दो मिसाल के तौर पर। ज़ैनब इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट पोजीशन। अब ज़ैनब इज स्टैंडिंग इन द फर्स्ट, ज़ैनब को हम जब आगे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन में रहना है। लियाकत चौथी पोजीशन पर नहीं आएगा, तो यानी ज़ैनब के बाद कौन आएगा, लियाकत ने कहा लियाकत इज नॉट एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। अब एंड ऑफ द लाइन में लियाकत, हम जैसे कि ज़ैनब इज नॉट नेक्स्ट टू द लियाकत, इज नॉट नेक्स्ट टू द लियाकत, लियाकत के नेक्स्ट टू नहीं है, तो हमारे पास एजाज, क्योंकि यहाँ पे जवेरी स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड एजाज, तो एजाज के बाद क्या आएगी, जवेरी स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड एजाज, तो यहाँ पे जवेरी आ जाएगा। और लियाकत जब उसने कहा नॉट एट द एंड ऑफ द लाइन, मगर ये अब ऐसे होगा, ज़ैनब, लियाकत, एजाज, जवेरिया। बात समझी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ज़ैनब, एजाज, जवेरिया, लियाकत। अब उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब क्लू हमारे पास क्या थे, ज़ैनब पहले पोजीशन पर है, एजाज के फौरन पीछे जवेरिया है, लियाकत लास्ट पोजीशन पर नहीं हो सकता, ज़ैनब और लियाकत आपस में साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसलिए ज़ैनब जो लियाकत थे ना वो नहीं एक साथ आ सकते, इसलिए जो सिर्फ ज़ैनब, एजाज, जवेरिया, लियाकत इसलिए एंड पे आ रहा था। यही ऑर्डर है जो सब क्लू को सेटिस्फाई करता है। बात समझ आई कि लियाकत चौथी पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, मगर ये बात भी लिखी थी कि ज़ैनब के बाद या ज़ैनब के पास लियाकत भी नहीं आ सकता, और ये बात भी लिखी थी कि एजाज और जवेरिया के बाद होगा। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रोवाइड स्टूडेंट विद द डिटेल मैप ऑफ देयर स्कूल, आस्क देम to create an abstract version highlighting only the main building and pathways। अभी आपने क्या करना है, एक एब्स्ट्रक्शन मैप बनाना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैप बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग, क्लासरूम, पाथवे है। स्टूडेंट शुड बी गिवन अ प्रिंटेड और ड्रॉन मैप ऑफ द स्कूल विद ऑल बिल्डिंग्स, क्लासरूम एंड पाथवे दैट दे शुड डिफाइन हाईलाइट द मेन एरियाज ओनली सच अ क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रिंसिपल ऑफिस, प्लेग्राउंड एंड कॉरिडोर। Then using samples or boxes they can redraw a simpler abstract map focusing on the important places and connection। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उर्दू में, देखो, एब्स्ट्रैक्ट मैप का मतलब होता है एक सिंपल वर्जन जिसमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ें शो होती हैं, जैसे स्कूल का ओवरव्यू विदाउट डिटेल्स। और ये है एक एब्स्ट्रैक्ट मैप का, जिसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें हाई स्ट्रीट लिखी हुई है, चर्च रोड लिखा हुआ है समथिंग ना, और पार्क हो गया, द वॉल हॉर्स लिखा हुआ है। ये सारा क्या है, ये एक स्ट्रीट है बट स्कूल का नहीं है, बट इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं। और जबकि आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे देखें ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की क्लासेस मौजूद हैं। यहाँ पे देखें स्टेयर्स में मौजूद हैं, मेल बाथरूम, फीमेल बाथरूम, स्कूल के इन्फर्मरी हो गया, ठीक है, हॉलवे हो गया। उसके बाद ग्रेड 1 to 4 से टीचर ऑफिस और सारा हो गए, फिर लॉबी हो गई, स्टेयर्स हो गए, ग्रेड 5, 6, 7। अब ये क्या है कि बॉक्स शेप में देखो एक ना, ये हमारा क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट मैप होगा। ये कह रहा है कि आप अपने स्कूल का जो है इस तरह का मैप ड्रा करें। एब्स्ट्रैक्ट मैप आए तो आपने इस तरह बॉक्सेस में डिफाइन कर, जहाँ पे साफ पता चले कि ये रास्ते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और इनको बॉक्सेस शेप में डिफाइन किया गया है। बात समझ आई एब्स्ट्रैक्ट मैप की। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, गिव स्टूडेंट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है जी। इनकरेज देम टू राइट फंक्शन टू हैंडल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, abstracting complex operation into manageable pieces। अब प्रॉब्लम एग्जांपल क्या है जी, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। अच्छा, अभी आपको एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में। यू कैन गिव स्टूडेंट द सिंपल प्रॉब्लम एंड आस्क देम टू सॉल्व इट यूजिंग फंक्शंस। अब स्टेप बाय स्टेप इनको आपने किस तरह से ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले आपने करना है जी इनपुट मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट, ठीक है, फिर फंक्शन 1 होगा टेक इनपुट ऑफ मार्क्स, फिर फंक्शन 2 होगा कैलकुलेट टोटल, फिर फंक्शन 3 होगा कैलकुलेट एवरेज, और डिस्प्ले कर देना है रिजल्ट। ये हो जाएंगे टोटल आपके 5 स्टेप्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसका फायदा क्या है, हर पार्ट को अलग फंक्शन बनाकर प्रॉब्लम को मैनेजेबल बना सकते हैं, कोड रीयूजेबल और इजी टू रीड होता है, स्टूडेंट को फंक्शन राइटिंग की प्रैक्टिस मिलती है। देखें, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था
उसमें प्रॉब्लम आपको कैसी लग रही थी और जब आपने ये सारे स्टेप्स पढ़े तो अब आपको प्रॉब्लम कैसी लग रही है। ठीक है, आपको बहुत सिंपल लग रही होगी कि देखिए इनपुट लेना है मैंने 5 सब्जेक्ट्स का, फिर 5 इनपुट मार्क्स एक डिस्प्ले कराना है मैसेज, फिर उसके इनपुट्स मार्क्स लेने हैं, फिर मैंने टोटल करना है, फिर एवरेज करना है, फिर मैंने डिस्प्ले कर देना है रिजल्ट। इसी तरह क्या है, स्टूडेंट को कहना चाहिए कि वो एक छोटा प्रोग्राम बनाए जैसे कि मार्क्स को एवरेज कैलकुलेट करना, जिसमें वो हर काम के लिए सेपरेट फंक्शन लिखने, जैसे इनपुट लेना, टोटल कैलकुलेट करना, एवरेज लिखना, सबको अलग फंक्शन में लिखना चाहिए। अब ये क्या कहता है या मैंने क्या कहा यहाँ पे, बेसिकली ये कि जो यहाँ पे जितने थे ना 5 स्टेप्स एक तरह से, इनके जो मेन फंक्शन है, जैसे मैंने जो फंक्शन 2 फंक्शन 3 है, इसका आपने एक फंक्शन बना लिया कैलकुलेट टोटल, यानी कि 5 सब्जेक्ट के नंबर को कैलकुलेट करने का फंक्शन बना लिया। फिर आपने कैलकुलेट एवरेज, उसके नंबर्स के कैलकुलेट करने का एवरेज निकालने का भी फंक्शन बना दिया आपस में। फिर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया जब आपका फाइनल फंक्शन सारे रेडी हो गए हैं। समझ आई बात। एक प्रॉब्लम थी, उसको आपने 3 पीसेज में, 4 पीसेज में, 5 पीसेज में डिवाइड किया और उनको अलग अलग फंक्शन बना के उसको कंबाइन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये इसलिए कहता है कि मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करो और कोड क्या हो, रीयूजेबल हो। अब यहाँ पे देखो ये क्या था मेरे पास, ये जो रीयूजेबल का वर्ड यूज हुआ है इसका बेसिकली क्या है, देखो जैसे कि ये कैलकुलेट एवरेज वाला था और ये टोटल कैलकुलेट करता था, ये आपका कोई और एक इनपुट बेस था, यानी इनपुट लेना है। अब ये 3 फंक्शन हैं, ये आपके पास लिखे हुए हैं, ये टोटल वाला था। अब भी मेरे पास मिसाल के तौर पर एक और प्रोग्राम आया जिसमें उसने कहा है कि आपने 8 सब्जेक्ट्स का टोटल करना है, तो मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 को काउंट कर रहा था, तो इसी फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके, थोड़ी सी चेंजिंग होगी और मेरा वो फंक्शन रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ, जस्ट थोड़ी सी फिगरिंग चेंज करनी है, उसके वर्ड चेंज करने हैं और वो सी रेडी हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप उस कोड को रीयूजेबल और इजी टू रीड होता है, क्योंकि रीड भी ऐसा होता है कि आपने एक फंक्शन अलग कर दिया, दूसरा फंक्शन अलग कर दिया, तीसरा फंक्शन अलग किया। जब आप उसको गो थ्रू होते हैं, मैनुअल रिव्यू करते हैं, मैनुअल उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एक फंक्शन को आपको पता है कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। मैं 5 डिजिट नंबर दूंगा, उनको ये प्लस करेगा और एवरेज क्या होगा, उन प्लस नंबर का टोटल का वो 5 पे डिवाइडेड कर देगा, एवरेज आ जाएगा। बात समझ आ रही है कुछ? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। गिव द फॉलोइंग वेब फ्रॉम इनपुट, आइडेंटिफाई एनी सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है, ये आपके पास देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, नंबर नेम, कोई मसला नहीं है। सिंटैक्स एरर क्या है, मिसिंग डोमेन है। डोमेन कैसी है, इसमें gmail.com नहीं लगा हुआ। डेट आपकी ठीक है और ये फाइनल इसका करेक्ट है, ये कोई इतना इशू नहीं था, ये बहुत ही बेसिक सा है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यू हैव डेवलप अ वेब एप्लीकेशन दैट टेक द बजट हेड एंड प्रोवाइड टोटल, एनालाइज द फॉलोइंग बजट, आइडेंटिफाई एनी लॉजिक एरर इन द अमाउंट, द टोटल अमाउंट। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखें, यू हैव डेवलप अ वेब एप्लीकेशन, यू हैव डेवलप अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात जरा याद रखो। मुझे कमेंट्स बताना कि आपके स्कूल वालों ने आपको ये क्वेश्चन कैसे कराया है, क्या जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा है या इसी तरह करके लिखा है क्या, या इसको वेब एप्लीकेशन बनाई गई है। अगर वेब एप्लीकेशन बनाई है तो कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने इसको बनाया है, वो लैंग्वेज मुझे बता दीजिएगा, मैं बना के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे बनती है। बहरहाल देखें कि रेंट है 1000 और यूटिलिटीज है 150, ग्रॉसरी है 200, जब टोटल उसने किया 1500 आता है, और जब हम 1500 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 1350। जो एक्चुअल में इसने जो टोटल किया था वो गलत है, बट टोटल इज रिटन एज 1500। दिस इज द लॉजिकल एरर। हम इसमें देख रहे थे कि लॉजिकल एरर कहाँ है। अब ये एज अ वेब बेस भी हो सकता है कि हम क्या कहें कि उसको कहें भाई आपका रेंट कितना था, वो भी इनपुट एज ले लें, जैसे हम बात की। यूटिलिटीज़ क्या देते हैं, उसका रेंट ले लेते हैं, ग्रॉसरी क्या देते हैं, ठीक है, और हम उसको फिर बताते हैं कि टोटल कितना है। लाइक एक वेब एप्लीकेशन में जस्ट हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं एडिशंस का या प्लस माइनस का, प्लस का कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1500 आ रहा है, बट वो हमें वेब एप्लीकेशन बता देगा 1350, ठीक है। तो क्या इसको आपके स्कूल वालों ने इस तरह से सॉल्व करके दिया है आपको, या फिर वेब एप्लीकेशन बना दिया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वेब एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि आपने इस चैप्टर में कोई भी कोडिंग या लैंग्वेज नहीं पढ़ी। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। बात समझ आ गई? और मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ बताना है, कहीं गलती है तो वो भी बता दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उस गलती को कवर कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। थैंक यू।